कि सच जरूरी है। नमस्कार, प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। मैं हूं मारूफ रजा। हर हफ्ते की तरह इस बार भी मेरे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है। पूर्वांचल का चिर परिचित चेहरा और यूं कहूं कि बीजेपी का बड़ा चेहरा। सांसद हैं, दिग्गज हैं और उनको इलाके में धन कुबेर भी कहा जाता है। जी हाँ, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिनसे मैं बात करूंगा, सवाल पूछूंगा और जानूंगा कि पूर्वांचल में आखिर क्या क्या हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी से सांसद पंकज चौधरी जी की। पंकज जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल मेरा, जिस तरीके से सियासत में आजकल बयानबाजियों का दौर चल रहा है, पहले एक आपके उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह मायावती पे टिप्पणी करते हैं, अब आईपीएस सिंह ने टिप्पणी कर दी। क्या इसे ये ना माना जाए कि सिर्फ सस्ती लोकप्रियता की वजह से नेता लोग इस तरीके की भाषा का, जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं? चाहे वो आईपी सिंह जी हों, चाहे दयाशंकर सिंह जी हों, जी, राजनीति में इस तरीके की भाषा किसी को भी शोभा नहीं देता है। जी, और निश्चित तौर से उसके जो प्रतिक्रिया में जो भाषाएं आई, जी, वो भी ठीक भाषाएं नहीं थी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इस पे हम सबको संयम बरतना चाहिए। संयम बरतना किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप एक सीमा तक होनी चाहिए। जी, किसी के पर्सनल इश्यूज पे नहीं जानी चाहिए। जी, जी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, आए दिन गैंग रेप की घटनाएं हो रही हैं, क्या ये मान लिया जाए कि प्रदेश में जो है बहू बहन बेटियां जो हैं एक सॉफ्ट टारगेट बन गई? आप देखें, जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, जी, तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम पूरे प्रदेश में बन जाती है। जी। अगर आप बुलंदशहर की घटना देखें, अभी अस्पताल बरेली की घटना देखें, और सरकार में बैठे हुए लोग जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, जी, चाहे वो आजम खान साहब हों और चाहे वो अभी हमारे कुशीनगर के एक मंत्री हैं, जी, जो एक एमए के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी उन्होंने किया, 1 मिनट में वो ऑडियो वायरल हो रहा है। 1 मिनट में 40 गाली उन्होंने दिया और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जी। मेरा तो मांग है कि ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए और जो अखिलेश यादव जी एक दिशा देना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं, उनको इस तरफ बढ़ाकर कदम उठाना चाहिए। और आजम खान जी तो हद उन्होंने पार कर दिया कि इतने संवेदनशील मुद्दे पे और इतना बचकाना बयान, कहीं ना कहीं उनको, हमें मेरी सलाह है कि उन्हें कहीं ना कहीं एक मानसिक इलाज की आवश्यकता है। नहीं, लेकिन ये दोनों तरफ से हो रहा है। ठीक है, कद्दावर नेता हैं, वो सरकार में कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन उसकी क्रिया पर जो प्रतिक्रिया हो रही है वो क्या जायज़ है? देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी निश्चित तौर से, लेकिन एक सीमा के दायरे में रहना चाहिए। व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। जी। और कहीं ना कहीं हमें मीडिया के लोगों को भी समझना चाहिए कि किस प्रतिक्रिया को हम दिखावें, किस क्रिया को ना दिखावें, जिससे समाज में एक संदेश किया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं हमें मीडिया के लोगों को भी समझना चाहिए। मैं देखता हूँ कि जो गलत प्रक्रिया करती है उसका हम लोग ब्रॉडकास्टिंग ज़्यादा करते हैं जी, और जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो कम कर पाते हैं। लेकिन मीडिया क्या करे जब आप कोई ना कोई बात ऐसी करेंगे, इतना संवेदनशील मुद्दा है, उस मुद्दे के हल पर पहुंचने की बजाय उस मुद्दे पर हम सियासत शुरू कर दें, बदजुबानियाँ शुरू कर दें, तो मीडिया के पास मुद्दा तो आप ही लेके आ रहे हैं। नहीं, ये मैं मान रहा हूँ कि मुद्दा मैं ही देता हूँ, राजनेता ही देते हैं, लेकिन मेरा सुझाव है, क्योंकि मीडिया को मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि मीडिया को भी कहीं ना कहीं, मीडिया एक समाज का एक चौथा स्तंभ है। ठीक है। और निश्चित तौर से उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। तो उनको देखना चाहिए कि किस बयान से, उससे समाज में क्या फैल रहा है, क्या संदेश जा रहा है, इस पर थोड़ा हमको, मीडिया को भी थोड़ा। लेकिन ये नहीं मानते कि जो नेतागण हैं वो जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं, उन्हें मालूम है मुद्दा बड़ा है, लोग बड़े हैं, बयान देंगे तो सुर्खियां बनेगी और लोकप्रियता हासिल होगी। यही कारण है कि ऐसा लोग बयान देते हैं कि सुर्खियां बने। जी। अगर मीडिया इस पे थोड़ी कंट्रोल कर दे तो शायद बयान देने में लोगों की कमी भी आ जाए। लेकिन क्या पार्टी के बड़े नेता जो है, प्रदेश लेवल पे या राष्ट्र लेवल पे जो नेता है, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस तरह की बदजुबानियों पर, जबान दराजियों पर अंकुश लगाया जाए? निश्चित तौर से आपने देखा होगा कि दयाशंकर सिंह को पार्टी ने तुरंत सस्पेंड किया, पार्टी से उनको निष्कासित किया। जी। लेकिन आप देखें दूसरी तरफ मायावती जी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से जब
अटैक हुआ तो उन्होंने हाय तौबा पूरा सड़क पर लोगों को उतार दिया। ठीक है। और उनके लोगों ने जो बदजुबानी किया वो भी गलत। मैं नहीं कहता हूँ कि दयाशंकर सिंह ने ठीक किया, लेकिन उनके लोगों ने जो बदजुबानी किया, क्या मायावती उस पर एक्शन ली? ठीक है, नहीं लिया। आज बुलंदशहर में जो घटना हुई, बुलंदशहर की घटना को मात्र 0 आवर में एक रेस कर देने से अपनी जिम्मेदारी से आप मुक्त नहीं हो सकती। आज वहाँ पर एक माँ बेटी के साथ इतना दरिंदगी के साथ जो घटना घटी, उस पर तो मायावती जी ने और आगे कुछ नहीं बोला। तो ये दोहरा चरित्र कहीं ना कहीं एक समाज में प्रदर्शित करता है कि आप कितनी गंभीर हैं महिलाओं के ऊपर अत्याचार के लिए। लेकिन लगातार जिस तरीके से आप एक महिलाओं का मुद्दा है, दूसरी तरफ दलितों का मुद्दा है, क्या माना जाए कि जो राजनीति, क्योंकि आप एक अरसे से राजनीति में और आपने तमाम दौर देखे राजनीति के, जो राजनीति का जो स्तर दिन ब दिन जो गिरता जा रहा है, उसूल और जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं, क्या हम इसको मिल बैठ कर के बचा पाएंगे कभी? ये बहुत ही चिंतनीय विषय है जी कि आज राजनीति में कहीं ना कहीं पर्सनल अटैक्स होने लगे हैं और कहीं ना कहीं राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है जी। इस पर हम सबको मिल करके कहीं ना कहीं एक सीमा तय करनी पड़ेगी कि किस हद तक एक दूसरे के ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया होनी चाहिए। जी। पंकज जी को ये माना जाता है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बहुत करीबी हैं, कई बार ये बातें आई कि अब आप मंत्री बन जाएंगे, लेकिन फिर ऐसी कौन सी अड़चन पैदा हो जाती है पंकज जी कि उस दहलीज तक पहुँचते पहुँचते पैर वापस खींचने पड़ते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं 91 से सांसद हूँ जी, और निश्चित तौर से जो प्रदेश का नेता होगा उसका मैं करीबी रहूँगा जी, क्योंकि हमारे वो नेता हैं। इसके पहले कल्याण सिंह जी थे, मैं उनका बहुत करीबी था। राजनाथ सिंह जी हैं, उनका मैं बहुत करीबी हूँ। कलराज जी थे प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी मैं करीबी था। जी। पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते अपने नेता के करीब रहना कोई दोष तो है नहीं, दोष नहीं है, लेकिन उस कराबत का और इस एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस का, तजुर्बे का, वो अभी तक मुआवजा नहीं मिला जो, या रिवार्ड नहीं मिला जो मिलना चाहिए। देखिए, ये तो पार्टी का सब्जेक्ट है कि पार्टी किस प्रकार से हमें आगे बढ़ाना चाहती है, बनाना चाहती है कि नहीं बनाना चाहती है। ये पार्टी का अपना स्वतंत्र का विषय है, उसमें हम अपना शांति से राजनीति करते हैं। क्षेत्र में हमारा अधिकतर समय बीतता है और अपने क्षेत्र की जनता के सेवा में लगा रहता हूँ। बाकी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, निश्चित तौर से जब अवसर आएगा तो पंकज जी, आप कह रहे हैं क्षेत्र में आपका बड़ा समय बीतता है, लेकिन क्षेत्र की जो जनता है उनको एक ही शिकायत रहती है कि नेताजी दिखते कम हैं, काम तो करते हैं लेकिन नज़र कम आते हैं। मैं अपने मुंह से कहूं तो शायद ये अशक्ति होगी। मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली पार्लियामेंट के अलावा कोई सैटरडे संडे जो वीकेंड होता है उसमें भी मैं क्षेत्र जाता हूं। और क्षेत्र जब पार्लियामेंट नहीं चलता है जी। तो शायद ही कोई दिन होगा, अगर कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं होगा तो क्षेत्र के अलावा पंकज चौधरी कहीं जाते होंगे। और उसका परिणाम है कि मेरे पास रिकॉर्डेड है, और आज से नहीं 1991 से, और यही मेरी पूंजी है जी, कि मैं क्षेत्र में सभी के दुख दर्द में और जनरली भी मैं चलता रहता हूँ। मेरा एक अपना तरीका है दौरा करने का कि हर गांव पहुँचने का मेरा टारगेट होता है, और मेरे लोकसभा में कोई गांव बचा नहीं होगा जहाँ पे 4, 6 बार, 7 बार, 10 बार मैं ना गया हूँ। और इस 16वीं लोकसभा में जी, चूँकि बीच में एक उपचुनाव मेरे क्षेत्र में पड़ा था और जिला पंचायत का चुनाव होने के नाते, पंचायत का चुनाव होने के नाते कुछ दिन मेरा थोड़ा सा व्यस्तता हो गई। हालांकि उसमें भी मैं करीब सैकड़ों गांव गया, लेकिन मैं उसको चुनावी दौरान उसका मैं भ्रमण अपना नहीं मानता हूँ, भ्रमण नहीं मानता हूँ। लेकिन उसके बाद भी जी करीब जो 600-650 गाँव में मेरा अब तक व्यक्तिगत जाना हो चुका है जी। कांग्रेस का भ्रमण शुरू हो गया, सोनिया गांधी ने रोड शो शुरू कर दिया है लगातार, और वो भी मोदी जी के गढ़ से शुरू कर दिया है। क्या बीजेपी के माथे पर लकीरें चिंता की देखी जाएंगी? अब मीडिया ने तो छापा कि मोदी के गढ़ में सोनिया का शक्ति प्रदर्शन जी, और उस शक्ति प्रदर्शन में सोनिया जी को बुखार आ गया जी। ठीक है, उस शक्ति प्रदर्शन में मोदी के गढ़ में सोनिया जी को बुखार आ गया। ठीक है, मेरा इतना ही कमेंट। चलिए, लेकिन उस पर तो प्रधानमंत्री खुद उनकी सेहत पूछ रहे हैं। व्यक्ति है, सेहत किसी की भी खराब हो सकती है, निश्चित तौर से इतना तो ये कटसी काल तो होता ही है कि हम एक दूसरे का हाल चाल लें। राजनीति अपनी जगह पे है, और मोदी जी ने वो बड़प्पन किया जो निश्चित तौर से वो सबके लिए करते हैं जी। उन्होंने सोनिया जी का हाल चाल लिया, अगर अवसर मिलेगा तो हम भी हाल चाल लेंगे जी।
अभी उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव हुए हैं, क्योंकि आपका लंबा कैरियर रहा है पॉलिटिक्स में, ख़ास करके पूर्वांचल की पॉलिटिक्स में। क्या माना जाए, कैसी चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने, या यूँ कहूँ कि बीजेपी के साथ फाइट में कौन है? देखिए, बीजेपी के साथ फाइट का जहाँ तक सवाल है, अभी तो थोड़ा लंबा समय है जी, लेकिन अभी जो परिदृश्य दिख रहा है कि निश्चित तौर से बीजेपी नंबर 1 पर है। बिहार के चुनाव के बाद थोड़ा लोगों के मन में कन्फ्यूज़न था, लेकिन 2 साल का हम लोग का विकास पर्व जो हम लोगों ने मनाया, और गांव-गांव हम लोग गए, हमारे मिनिस्टर पूरे देश में गए, और मोदी जी के जो उपलब्धियां थी 2 साल की, जो भारत सरकार की कार्य थे, उसको जब हम लोगों ने जनता तक पहुंचाया है, तो निश्चित तौर से एक मरते उत्तर प्रदेश की जनता का मूड बदला है। जी, मूड बदला है, और वो फिर से एक मरते भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में चाहते। कारण क्या है कि जब भी उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार है, इसके पहले बसपा की सरकार थी, ठीक है, उसके पहले हम लोग की सरकार थी, जब तीनों का तुलनात्मक होता है तो निश्चित तौर से उसमें जनता महसूस करती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे बेहतर सरकार होगी। अच्छा, लेकिन अभी एक कश्मकश बीजेपी के लिए ये नज़र आ रही है कि 4 बड़ी पार्टियां मैदान में उत्तर प्रदेश में, जिनमें से 3 पार्टियों ने अपने चेहरे सीएम के डिसाइड कर दिए हैं। बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है। क्या रणनीति होगी? चेहरे के साथ जाएंगे या मोदी जी के नाम के उस पर जाएंगे? क्या देखिए, तो पार्टी का मैटर है, और हम लोग क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठती है, वो तय करती है। लेकिन आप अगर उठाकर देखें तो विदाउट चेहरा हम हरियाणा भी लड़े, ठीक है, हम झारखंड भी लड़े जी, और जीते भी, ठीक है, और घोषित करके भी हम लड़े, वो भी जीते। तो ये पार्टी का निर्णय होगा कि कैसा माहौल है, किसको हमें करना है, ये पार्टी का डिसीजन है। पार्टी का डिसीजन है, पार्टी और ने और क्या आगे तय कर रखा है और क्या करेगी, और ख़ुद पंकज चौधरी जी का क्या रोल रहेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल प्रेस क्लब में वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी लौटेंगे और कुछ और सवाल पूछेंगे। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल स्वच्छ एवं ईमानदार राजनीति का प्रतीक। एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। गुलामी नहीं दरबार में, अब रहेंगे सरकार में। अधिकारों की प्राप्ति के लिए RUC के मेंबर बने, संपर्क करें। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। मैं आपको रूबरू करवाऊंगा एक ऐसे ही बाजार से जिसके लिए ना जगह चाहिए, ना बड़ी पूंजी और ना ही किसी की परमिशन। जो लोग ये काम करते हैं उसमें अधिकांश बहुत गरीब तबके के लोग आते हैं। ये एक तरह से ऑर्गेनाइज गैंग है, मैं तो ये कहूँगा, कोई ना कोई इसके पीछे आदमी है। वो दिल्ली पुलिस की मिली भगत से चल रहा है, MCD की मिली भगत से चल रहा है। इसमें पुलिस, राजनेता और इंडस्ट्रियलिस्ट सब मिले हुए हैं। किस तरीके की दिक्कतें इनके सामने आती हैं जब इन्हें सिग्नल पर सामान बेचना होता है? हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी है कमेटी वालों से। ये अलाउड है कि गाली दें, हम जैसे को दौड़ाते हैं मेन रोड पे, और थप्पड़ मारना अलाउड है? कमेटी वाले इधर से उधर दौड़ा, लेकिन हम क्या करें, मजबूर हैं। देखिए ट्रैफिक सिग्नल आज रात 9 बजे सिर्फ प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रेस क्लब और मेरे साथ हैं बीजेपी के कद्दावर नेता, सांसद महाराजगंज उत्तर प्रदेश से पंकज चौधरी। पंकज जी, आपको यूं कहा जाता है कि अब धन कुबेर है, एक राहत रूप करके एक तेल भी आपने निकाला है। इसके अलावा कौन कौन सी राहतें आपकी वजह से आपकी क्षेत्र की जनता को पहुंची? देखिए, राहत रूप हमारा कोई आज का बिजनेस नहीं, मेरा खानदानी बिजनेस है जी, और करीब 136 साल से ज़्यादा हो चुका है जी जी। और निश्चित तौर से हम लोग बिजनेस में हैं और साथ में राजनीति में भी जी जी। और राजनीति में भी
जो एक विकास का सवाल होता है वो तो हम लोग करते ही हैं। इंडिविजुअल भी कभी हमारा वर्कर या हमारा कार्यकर्ता अगर कहीं किसी संकट में है जी, तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से व्यक्तिगत भी हम लोग उसकी मदद निश्चित तौर से समय समय पे करते रहते हैं जी। जहाँ तक क्षेत्र का सवाल है, अपने भरसक अभी तक इसके पहले मैं 4 मरतबे विपक्ष का सांसद था जी, और निश्चित तौर से जो सांसद निधि होती थी उसके तहत और आपके आशीर्वाद से कहना या जैसे भी कि 1995 से जी लगातार महाराजगंज में जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कर रहा है जी। और अभी पिछला चुनाव आपने देखा होगा कि जो तांडव वहाँ पर एक मैं अपने पिछड़े वर्ग के कार्यकर्ता प्रभुदयाल चौहान को कैंडिडेट बनाया था, और जो तांडव हुआ उसके साथ सत्ता पक्ष के साथ वो मीडिया के लोग भी देखे थे और अखबार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग दिखाए थे। उन सब से जूझते हुए मैं फिर भी अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा, अपने समर्थकों को धन्यवाद दूंगा कि उनके बल पे कहीं ना कहीं वो सीट हम लोगों ने जीता। तो उसके नाते जिला परिषद का धन, सांसद निधि का धन, और निश्चित तौर से मैं गांव में जाता हूं तो अपनी कैपेसिटी देख करके ही आगे बात करता हूं जी। डिमांड्स तो एक दिन में करीब करोड़ों रुपए के आ जाते हैं, लेकिन मैं कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, क्योंकि बार बार मैं घूमता हूं तो उनके बीच में पुनः हमको जाना होता है। इसलिए हम जो हमसे करने लायक होता है उतना ही मैं हाँ करता हूं, वरना मैं मना कर देता हूं कि मैं इसको नहीं करा सकता। बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। क्या ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में भी उसी तरीके की विकास की गंगा बह रही है? निश्चित तौर से मैं पूरे उत्तर प्रदेश का तो अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं अपने क्षेत्र का जहाँ तक सवाल है मैं बताता हूँ कि जो मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, आप उनका हर प्रोग्राम उठा लें जी। मैं मोटे तौर पे 2-3 प्रोग्राम का बात देता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि 2018 तक हमें हर घर में बिजली देनी है, ठीक है, और पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत अभी तक मेरे जनपद में करीब 70,000 खंभे लग चुके हैं। 3500 पूर्वा और गांव मिलाकर के टारगेट था, अभी उसमें 249 बचे हुए हैं केवल, और वो भी जल्दी ही पूर्ण हो जाएंगे। और उसमें कहीं से भी ये नहीं देखा गया कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है, छोटा है, बड़ा है। अगर बिजली वहाँ पर नहीं है तो हर घर को बिजली देने का काम पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत चल रहा है। ठीक है। दूसरी योजना जो पहली योजना पहले आई कि बीपीएल धारकों को 1600 का सब्सिडी दे करके और उनको गैस देने का काम किया गया, उसमें भी कहीं पे भी चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अगर बीपीएल धारक है वो उसको फ्री, उसको हम लोग 1600 रुपये छूट में गैस दिलवाए। दूसरी योजना आई उज्ज्वला योजना, क्योंकि उज्ज्वला योजना में आने से पहले ये महसूस किया गया कि बीपीएल धारक जो हैं अभी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अभी 1600 की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो रोज कमाते हैं और रोज अपने परिवार का पेट पालते हैं। ठीक है। और प्रधानमंत्री जी ने जो गैस की सब्सिडी को ऑनलाइन किया और ऑनलाइन के माध्यम से करीब 14,000 करोड़ रुपया बचा, और उसमें से प्रधानमंत्री जी ने 8,000 करोड़ रुपया दिया कि 5 करोड़ अपने माताओं बहनों को हम फ्री कनेक्शन देंगे। ठीक है। और उसके तहत उज्ज्वला योजना हमारे जनपद में आई। मैं जितनी भी एजेंसी है सभी एजेंसियों पे जाकर कहीं 200, कहीं 500, कहीं 700 अपने हाथ से भी बांटने का मैंने काम किया जी। और जब वो बांटता हूँ मैं तो निश्चित तौर से बहुत ही अच्छा महसूस होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे गरीब आते हैं और बहुत से उसमें मुस्लिम समाज के, दलित समाज के, पिछड़े समाज के, अगड़े समाज के भी लोग आते हैं, और उनको देने के बाद उनके जो चेहरे पे मुस्कान होता है वो देख करके दिन भर का जो थकान होता है ना वो दूर हो जाता है। और कहीं ना कहीं उस योजना के तहत भी जो हम सबका साथ सबका विकास का नारा था, उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं कि जिसको भी आवश्यकता है उसको हम लोग दे रहे हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या है पलायन की। पूर्वांचल से बड़ी तादाद में जो रोजगार की तलाश में पलायन हो रहा है, क्या वजह है कि पूर्वांचल के लोगों को, नौजवानों को हम उनके ही जगह पर वो रोजगार मुहैया करा पाने में अब तक भी कामयाब नहीं हो पाए? प्रधानमंत्री जी अपने सभी भाषणों में कहते हैं और निश्चित तौर से कि पश्चिमांचल का तो विकास काफ़ी हद तक हुआ है जी, और पूर्वांचल को हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं मानते हैं कि वो थोड़ा अभी
पिछड़ा हुआ है। ठीक है। और उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी ने जो लंबे समय से, दशकों से हम लोग मांग करते आ रहे थे, कई आज सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, जो पूर्वांचल का उद्योग था, फर्टिलाइजर गोरखपुर का, एम्स, एक बहुत बड़ा काम जो एम्स का हुआ है, जो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार और नेपाल के लोगों को सबको लाभ मिलेगा, इन दोनों का आधारशिला रखा गया है और टारगेटेड है, टाइम बाउंड है, कितने साल में इनको बनना है। और निश्चित तौर से इन दोनों योजनाओं के बाद पूर्वांचल की दशा और दिशा थोड़ी सुधरेगी और भविष्य में जो हल्दिया गैस पाइपलाइन आ रही है, जो गोरखपुर से होके जा रही है, तो जो हमारा औद्योगिक केंद्र गीडा है, उस गीडा में भी उस गैस लाइन से निश्चित तौर से और भी उद्योग लगेंगे, जिससे पूर्वांचल का जो पलायन है वो थोड़ा कम हो। क्या 2019 तक ये तमाम योजनाएं, घोषणाएं जो चर्चा में हैं, जो दस्तावेज में है, जो कागजों में है, जमीन पर दिखने लग जाएंगी? निश्चित तौर से अभी से दिखना शुरू हो गया। आप देखें तो अभी से दिखना शुरू हो गया है। लेकिन आप बनारस को अगर देख लें, सांसद हैं, प्रधानमंत्री खुद वहाँ से, अभी तक वहाँ के घाटों की जो व्यवस्था है वैसी ही है। घाटों की व्यवस्था एक नमामि गंगा का पूरा एक बड़ी योजना है और निश्चित तौर से वो भी टारगेटेड है और उस पर काम चल रहा है। तो कोई चीज़ जो एकदम से बिगड़ी हुई है, तो ये कहिए कि हर चीज़ तत्काल जमीन पे दिखने लगे, ये संभव नहीं है। लेकिन जो चीज़ें हमारी योजनाएं हैं जो दिख रही हैं, वो मैं बताया आपको कि चाहे वो उज्ज्वला गैस का हो, चाहे वो बिजली का हो और चाहे हाईवेज का हो, और प्रधानमंत्री सड़क भी बहुत तेज़ी से निश्चित तौर से नीचे काम चल रहा। उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा के चुनाव हैं। कौन से अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के बीजेपी अखिलेश सरकार को घेरने वाली है? देखिए, अखिलेश सरकार को हमें घेरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अखिलेश सरकार अपने कर्मों से घिरी हुई है। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर। जो लॉ एंड ऑर्डर की हालत है कि आज 8000 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ, दलितों के ऊपर से मुकदमा जो दर्ज हुआ है कि दलितों के खिलाफ मुकदमा 8000 से ज़्यादा दर्ज हुआ है। ऐसे तमाम हजारों की संख्या में लूट, बलात्कार, ये मुकदमा चल रहे हैं। थाने में पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, थाना सपा का गुंडा चला रहा है। तो ये आम जनता इसको खुद महसूस कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा सिर्फ विकास होगा और उस विकास को लेकर के, क्योंकि अब ये एक नौजवान भारत है और यूथ अब ना कोई जाति देख रहा है, ना कोई धर्म देख रहा है, उसको विकास चाहिए। और जो 2 साल का कार्यकाल मेरा बीता है, मोदी जी का कार्यकाल, निश्चित तौर से उन नौजवानों में एक उम्मीद जागी है और उस विकास के नाम पर हम लोग उत्तर प्रदेश में जाए। आप कह रहे हैं सर विकास की राजनीति हो रही है, लेकिन जब विस्तार होता है कैबिनेट का तो उसमें जात देखी जाती है कि कुर्मी कौन है, ब्राह्मण कौन है, दलित कौन है, मुस्लिम कौन है। अभी हाल में जो कैबिनेट विस्तार हुआ वो सारा उसी के मद्देनज़र हुआ। देखिए, जाति के अगर आधार पर कुर्मी अगर सांसद जीत कर आया है, क्षेत्र भी देखा जाता है कि किस क्षेत्र से कवर हो रहा है। ठीक है। अब वो जाति का अगर वो है तो निश्चित तौर से उस जाति का तो लिया ही जाएगा। नहीं, लेकिन लगातार खास तौर से इन सब चीज़ों को जहन में रख करके ये माना नहीं जाए कि जो चुनावी जुमले हैं वो अलग है, लेकिन पार्टियों की जो साठगांठ, जो समीकरण है, वो पूरी तरीके से मजहबवाद पे, जातिवाद पर आधारित होती है। अगर जातिवाद का ही सवाल होता तो आप देखें रक्षा मंत्री पारिकर जी को लाने का क्या विषय है, सुरेश प्रभु जी को लाने का क्या विषय है। ठीक है। अगर जाति के आधार पे होता और उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से होता तो इनको कहीं ना कहीं इनकी योग्यता के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने, ताकि विकास की गति पकड़े। जो उत्तर प्रदेश में हुआ उसका तो आधार वही है। अनुप्रिया पटेल को लेके आया, महेंद्र नाथ पांडे को लेके अनुप्रिया पटेल हमारी सहयोगी दल थी। सहयोगी दल के नाते उनको कुर्मी जाति से ये आपके जहन में नहीं थी बात? महेंद्र नाथ पांडे ब्राह्मण बैकग्राउंड से आते हैं, ये आपके जहन में नहीं था? एकदम जहन में है। महेंद्र नाथ पांडे ब्राह्मण है, ये कौन नहीं जानता है। अनुप्रिया पटेल कुर्मी है, ये कौन नहीं जानता है। लेकिन निश्चित तौर से ये प्रधानमंत्री का अपना अधिकार होता है, अधिकार क्षेत्र होता है, वो जिसको चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी का ब्रॉड विजन है, कुछ ना कुछ सोच करके ही उन्होंने लाए हो। जी, गुजरात के जो हालात अभी आपके सामने हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री बन गए, इसलिए गुजरात में बीजेपी की पकड़ जो है वो कमज़ोर हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, जो 75 साल का हमारे वहाँ निश्चित तौर से
लाइन बनी है कि 75 साल से ऊपर के लोगों को रिटायर किया जाएगा। ठीक है। और उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि चूँकि 4 नवंबर में उनका 75 साल पूरा हो रहा है, इस नाते उन्होंने इस्तीफा दिया है और बाकी कोई राजनीतिक कारण नहीं है। आप पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी छाई रही नागरिकता को लेकर के कि आप हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं, आप नेपाल के नागरिक हैं। इसका निर्णय कोर्ट ने दे दिया है जी। और 91 में ही ये आरोप मेरे ऊपर लगा था और पूरा राष्ट्रीय स्तर पे अखबारों में चैनलों पे चला था, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो गया था। लेकिन नेपाल से आपके गहरे ताल्लुकात है, ये तो सही? जी, मेरे नेपाल से गहरे ताल्लुक है। मेरे बड़े भाई साहब की शादी नेपाल में हुई है, मेरी बड़ी सिस्टर की शादी नेपाल में हुई है। जीजा हमारे वहाँ पर मंत्री रहे हैं, सांसद, निर्दल सांसद थे और मंत्री रहे हैं जी। तो नेपाल से तो है। अभी जिस तरीके से पूरा का पूरा जो हालात हैं, 2017 के चुनाव उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, पंजाब में है, गोवा में है, क्या कहेंगे पार्टी को आप कहाँ देखते हैं? अब देखिए, अभी तो हम लोग उत्तर प्रदेश को ही देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश इन सारे प्रदेशों से बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। बिल्कुल, क्योंकि 73 सांसद यहाँ से जीत के आए हैं, पूरा टोटल 80 सांसद हैं यहाँ पर, और पार्टी का भी फोकस, मेजर फोकस उत्तर प्रदेश पे ही है। और निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में जो हमारे संगठनात्मक कार्य चल रहे हैं, जो हम लोग को कार्य योजनाएँ मिल रही हैं, वो निश्चित तौर से पार्टी जमीन तक और नीचे स्तर तक पहुँचने का प्रयास कर रही है अपने कार्यकर्ताओं तक। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम मोदी जी के 2.5 साल के, तब तक 2.5 साल पूरा हो चुका होगा, उनके योजनाओं, उनके कार्यक्रमों के आधार पर, और जो उत्तर प्रदेश में यूथ है जिसका विकास ही एक मुद्दा है, विकास की तरफ यूथ सोच रहा है और हम 2.5 साल में जो कर रहे हैं वो विकास की तरफ ही हम भी बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर से उसके आधार पर हम जीतेंगे। पंकज जी, आपने बहुत शुक्रिया, तमाम बातचीत करी, मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे भाजपा के सांसद महाराजगंज से पंकज चौधरी जी, जिन्होंने तमाम सवालों के बड़े बेबाकी से जवाब दिए और वो ये मानते हैं कि आगामी चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का पेचीदा है, क्रूशियल है, लेकिन क्योंकि विकास के नाम पे लड़ेंगे तो उनकी उम्मीद है कि वहाँ पर भी कमल का परचम लहराएगी। हालांकि जनता के हाथ में हथियार है, जनता तय करेगी कि 2017 में उत्तर प्रदेश में किसको सत्ता सौंपती है। फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते कुछ नए मुद्दों के साथ, एक नए मेहमान के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।